वेलकम टू अवर चैनल लॉक सेटलमेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस कर रहे थे और आज हम BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बी। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, ये जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे बी, वो हमारा CRPC में कौन से चैप्टर में था? चैप्टर नंबर 33। और यही कंसेप्ट हमारे BNSS में कौन से चैप्टर में आ चुका है बच्चों? बिल्कुल सही, चैप्टर नंबर 35। अब देखिए, ये मेरा सजेशन है, आप इसे मैंडेटरी ना माने, बट ज़्यादातर अगर आप कहीं भी चैप्टर मेंशन कर रहे हैं अपने आंसर में तो रोमन नंबर का यूज़ करें। ये ज़्यादा अच्छा टीचर पे इम्पैक्ट डालता है। गॉट इट? आगे चलते हैं। चैप्टर 33 में था हमारा CRPC में कंसेप्ट क्या? बेल। कहाँ से कहाँ तक का? सेक्शन 436 से लेके सेक्शन 450 तक। और यही कंसेप्ट अब हमारे BNSS में कौन से सेक्शंस में? सेक्शन 478 से लेके सेक्शन 496 तक। स्टार्ट करते हैं नेचुरल। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, ये इस वीडियो में डिस्कस नहीं होंगे ये सारे सेक्शंस, बट आपको मैं बता रहा हूँ ये आने वाली वीडियोस में डिस्कस करे जाएंगे, तो आप जान लें। एक डिफ़ॉल्ट बेल कंसेप्ट भी होता है, वो किस सेक्शन में था? पहले हमारा सेक्शन नंबर 167 क्लॉज 2 प्रोवाइजो CRPC का किस बारे में बात करता था? डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में बात करता था। और अब हमारा कौन सा सेक्शन बन चुका? 187 क्लॉज 3। अगर बेल की ही हम बात करते हैं तो बेल इन अपील, बेल इन रेफरेंस, बेल इन रिवीजन टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। अपील पहले किस में था? बेल इन अपील 389 में, जो अब 430 में हो चुका है BNS में। रेफरेंस, बेल इन रेफरेंस कहा था 395 में, अब 436 में हो चुका है। बेल इन रिवीजन 397 438 में हो चुका है। कितना डिफरेंस है? पहले 6 फिर 2, यानी कि 430, 436, 438। गॉट इट? आगे चलते हैं। अब देखिए, पहले मैं आपको बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस को बता चुका हूँ, बट आप थोड़ा सा जान लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ ऑफेंस की, तो दो तरीके से हमारे ऑफेंस होते हैं, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। जब मैं सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज, डेफिनेशन क्लॉज जब मैं आपको बता रहा था, तभी मैंने आपको डिस्कस कर रहे थे, यानी कि तभी मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था बेलेबल ऑफेंस का और नॉन बेलेबल ऑफेंस का। दोनों ही किस में डिफाइन है? 21C में डिफाइन है, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज C। बेलेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं? जिनमें बेल हम ऑब्टेन करते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट, यानी कि हमने, यानी कि ए एक व्यक्ति है, उसने कौन सा ऑफेंस करा है? बेलेबल ऑफेंस उसने करा है, तो जो बेल वो क्लेम करेगा वो एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम करेगा, यानी कि मेरा बेल लेने का अधिकार है, मुझे बेल दीजिए, क्योंकि मैंने जो ऑफेंस कमिट करा है वो कौन सा ऑफेंस कमिट करा है? बेलेबल ऑफेंस कमिट करा है। अब बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की। देखिए, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उन्हें भी मैं बता दूं, जिन्हें पता बहुत अच्छी बात है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करा है तो उस व्यक्ति को भी बेल मिल सकती है, बट वो एज अ मैटर ऑफ राइट कि मैंने जो ऑफेंस करा है मुझे बेल दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल ग्रांट करी जाती है। किसकी डिस्क्रिशन में? कोर्ट की डिस्क्रिशन में। कोर्ट फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को एनालिसिस करता है, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है तो वो बेल ग्रांट कर सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी। गॉट इट? देखते हैं। बेल डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की क्या होती है? डिस्क्रिशन होती है। कोर्ट हियरिंग कंडक्ट करता है, एग्जामिन करता है ग्राउंड्स को, किसके? बेल के। अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट सेटिस्फाइड होता है, उसे लगता है कि यहाँ पे बेल्स के ग्राउंड है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल दे सकता है। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता, वो अनसेटिस्फाइड नहीं होती, कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होती, तो कोर्ट बेल नहीं ग्रांट करेगी। गॉट इट? एक चीज़ और याद रख लेना, बेलेबल ऑफेंस में जो बेल दी जाती है वो मजिस्ट्रेट साहब भी दे सकते हैं, कोर्ट भी दे सकती है, और कौन भी दे सकता है? आप सभी को पता है, मेरी शॉर्ट फॉर्म आप सभी याद करना शुरू कर दे, जिससे आपको सीरीज में और अच्छा मजा आएगा। पुलिस ऑफिसर भी क्या कर सकता है? बेलेबल ऑफेंस में बेल दे सकता है। आगे चले। अब ये मैंने बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्यों बताया? इस चीज के लिए बताया। अगर मैं बात करता हूँ बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की, तो बेल जब बेलेबल ऑफेंस में दी जाती है तो किस प्रोविजन में बात करी जाती है?
436 कह लीजिए सीआरपीसी का, या अब क्या हो चुका है वो 478। दोनों ही चीज़ याद करनी है, दोनों ही चीज़ों को समझना है, क्योंकि मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप आज एडवोकेट बनते हैं और आप पे कोई पुराना केस आता है तो वो तो किससे कवर होगा, हमारे सीआरपीसी से, सीआरपीसी के प्रोविजन से, ठीक है। अब आप नए एडवोकेट हो, आप पे कोई नया केस आ रहा है तो आप किस चीज़ को अप्लाई करोगे, न्यू केसेस के लिए बीएनएसएस लगेगा। बट जो पुराने केसेस हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, अगर वो आप पे कोई केस आता है तो आप उसे किस तरीके से लड़ेंगे, हमारे सीआरपीसी के प्रोविजन से। तो आपको दोनों ही लॉज में कमांड प्रॉपरली होनी ज़रूरी है। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से डील करूँगा, जो चेंजेस आए हैं उन सब की भी गारंटी मेरी है। बस आप सभी को क्या करना है, मुझे सपोर्ट करना है, वीडियोस को कंटिन्यूसली सीक्वेंस वाइज देखना है। अब मैंने आप सभी को बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस बताया था। बेलेबल क्यों बताया था, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में जो बेल दी जाती है उसके लिए हमें कौन सा प्रोविजन देख लिया, 436 या एज पर बीएनएस 478। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल का प्रोविजन कौन सा है, बिल्कुल सही, अगर हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो 480 डील करता है हमारा बीएनएसएस का, ठीक है। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है, 437, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉन बेलेबल में ही बेल का प्रोविजन किस कोर्ट का, कोर्ट ऑफ सेशन का या हाई कोर्ट का, तो 483 डील करता है। यानी कि 483 हमारी कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट की स्पेशल पावर के बारे में बात करता है। जब भी मैं सेक्शन 483 आपको बताऊंगा तभी से मैं डिटेल में डिस्कस करूँ। अभी आप इतना समझ लीजिए, बेल इन बेलेबल ऑफेंस इस सेक्शन में 478 बीएनएसएस, एंड नॉन बेलेबल में कहा है 480 में। अगर मैं सीआरपीसी की बात करता हूँ तो किसमें था, 436, एंड नॉन बेलेबल में 437, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ऑफेंस दो तरीके के होते हैं, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर मैं बेलेबल ऑफेंस में बेल की बात करता हूँ तो किस सेक्शन में डील करेगा, बिल्कुल सही 478 एज पर बीएनएसएस, और सीआरपीसी में बिल्कुल सही 436। और नॉन बेलेबल में अगर बेल की बात करते हैं तो कौन सा प्रोविजन था सीआरपीसी में, 437, और एज पर बीएनएस 480 यानी कि 480, ठीक है। आज की वीडियो में हम कौन सा सेक्शन डिस्कस करेंगे, बेल में कौन सा सेक्शन, सेक्शन 478, जो किस बारे में बात करता है, बेल इन बेलेबल ऑफेंस, जो पहले हमारा सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन था, 436। गॉट इट, स्टार्ट करते हैं। बेल इन बेलेबल ऑफेंस, क्लॉज 1, एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई यानी कि एनी मतलब कोई भी व्यक्ति, बट वो अक्यूज नहीं होना चाहिए कौन से ऑफेंस का, नॉन बेलेबल ऑफेंस का, उसे बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। शेल मीन्स क्या होता है, आप सभी को बता चुका हूं, मैंडेटरी। गॉट इट, यानी कि किसी भी व्यक्ति ने अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं करा तो यानी कि उसने कौन सा ऑफेंस करा होगा, बेलेबल ऑफेंस करा होगा। अगर किसी भी व्यक्ति ने बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसे रिलीज करा जाएगा। शेल मीन्स क्या है, मैंडेटरी, किसके द्वारा, बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बाय पुलिस ऑफिसर, यानी कि पुलिस ऑफिसर भी बेलेबल ऑफेंस में बेल दे सकते हैं और मजिस्ट्रेट साहब भी क्या कर सकते हैं, बेलेबल ऑफेंस में बेल दे सकते हैं, ठीक है। दोनों को बोला मैंने दे सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी व्यक्ति दे सकता है। शेल लिया है, शेल यूज करा गया, बट मतलब मैंडेटरी है कि बेल दी जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति ने बेलेबल ऑफेंस कमिट करा है तो उसे बेल दी जाएगी। आगे चलते, एट एनी टाइम while in the custody of police officer or at any stage of the court proceeding, यानी कि किसी भी टाइम, चाहे वो पुलिस की कस्टडी में या किसी भी स्टेज में, किस में, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, यानी कि कोई सी भी स्टेज है कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, उसे भैया किसी भी वक्त क्या करा जा सकता है, बेल दी जा सकती है। आगे चलें, प्रोवाइजो क्या कहता है हमारे किस सेक्शन का, सेक्शन 478 का, ऑफिसर यानी कि कौन सा ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और कोर्ट में रिलीज्ड। अब यहाँ पे प्रोवाइजो में मे है, बट इससे पहले क्या था, शेल था, क्लियर। मे रिलीज अक्यूज्ड ऑन पर्सनल मोड, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट और पुलिस ऑफिसर, बट इफ अक्यूज क्या है, इंडिजेंट, अनेबल टू फर्निश श्योरिटी, शेल रिलीज ऑन पर्सनल मोड। यानी कि देखिए, कोर्ट या पुलिस ऑफिसर अगर चाहे तो उसे, यानी कि अक्यूज को, कौन से अक्यूज को,
जिसने कोई भी बेलेबल ऑफेंस कमिट करा है उसे पर्सनल बॉन्ड पे भी रिलीज कर सकते हैं। बट अगर व्यक्ति क्या है, इंडिजेंट है। इंडिजेंट कौन होता है, एक्सप्लेनेशन बताएगा, थोड़ा वेट करिए। इंडिजेंट कौन होता है उसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन आपको बताएगा इंडिजेंट व्यक्ति कौन होता है। अगर कोई भी व्यक्ति क्या है, इंडिजेंट है, तो उसे मैंडेटरी है कि उसे उसके पर्सनल बॉन्ड पे क्या करा जाएगा, रिलीज करा जाएगा, बेल दी जाएगी। क्लियर। अब ये पर्सनल बॉन्ड और बॉन्ड क्या था ये सब मैं आपको बता चुका हूँ इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, आपको बताना या फिर ज़रूरी नहीं है। अब याद रखें एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि देखिए यहाँ पे शेल लिखा है, प्रोवाइजो में पहले लिखा था मे, कि अगर कोर्ट की डिस्क्रिशन है तो कोर्ट किसी भी व्यक्ति को, अक्यूज को, जिसने कोर्ट ऑफेंस कमिट करा, बेलेबल ऑफेंस कमिट करा, उसे क्या कर सकती है, रिलीज कर सकती है उसके पर्सनल बॉन्ड पे। बट शेल क्यों लिखा है प्रोवाइजो में, शेल लिखा है इंडिजेंट व्यक्ति के लिए, ठीक है। यानी कि कोई भी पर्सन क्या इंडिजेंट है तो उसके लिए मैंडेटरी है, कोर्ट क्या करेगी, मैंडेटरी उसे क्या करेगी, उसके पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज करेगी, यानी कि बेल ग्रांट करेगी उसके पर्सनल बॉन्ड पे, एग्जीक्यूट करवा के पर्सनल बॉन्ड। अब इंडिजेंट पर्सन कौन होता है, देखिए इंडिजेंट पर्सन वो व्यक्ति है जो बेल बॉन्ड भी फर्निश नहीं कर पा रहा, अनेबल टू गिव बेल बॉन्ड विद इन अ वीक फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अरेस्ट। अगर कोई भी व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, क्लियर, उसने कौन सा ऑफेंस करा है, बेलेबल ऑफेंस कमिट करा है, तो यानी कि जो बेल लेने का उसके पास क्या है, राइट है। 7 डेज हो चुके हैं, वो बेल ही फर्निश नहीं कर पा रहा, यानी कि बेल बॉन्ड नहीं दे पा रहा, तो यहाँ पे कोर्ट और पुलिस ऑफिसर के पास सफिशिएंट ग्राउंड है कि वो क्या करेंगे, उस व्यक्ति को प्रिज्यूम करेंगे। उनके पास क्या होता है, कोर्ट और पुलिस ऑफिसर के पास क्या होता है, ग्राउंड होता है, सफिशिएंट ग्राउंड, कि वो प्रिज्यूम कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो क्या है, इंडिजेंट पर्सन है। यानी कि अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है, अरेस्ट हो चुका है विद इन अ वीक, यानी कि डेट ऑफ अरेस्ट से 7 दिन के अंदर, एक वीक के अंदर में, एक हफ्ते के दौरान वो क्या नहीं कर पा रहा, बॉन्ड नहीं दे पा रहा, बेल बॉन्ड नहीं दे पा रहा, तो उसे क्या करा जाएगा, उसे इंडिजेंट पर्सन क्या करा जाएगा, कंसिडर करा जाएगा। सफिशिएंट ग्राउंड है, पुलिस ऑफिसर, कोर्ट उसे क्या करेगी, कंसिडर करेगी एज एन इंडिजेंट पर्सन। आगे चले क्लॉज 2 पे, तो हम समझ चुके हैं क्लॉज 1 भी हमने देख लिया, प्रोवाइजो भी देख लिया एंड एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। क्लॉज 2 क्या कहता है, फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड और बेल बॉन्ड, कोर्ट में रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल। अगर व्यक्ति क्या होता है, जो कंडीशन है बॉन्ड की या बेल बॉन्ड की, उन्हें कंप्लाई नहीं करता, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है उस व्यक्ति का रिलीज होना बेल पे। क्लियर। अब इसी सेक्शन को हम एक बार बेरेट से देखते हैं। हम सब ने देखा जो हमारे बेल के प्रोविजन है बीएनएस में, किस चैप्टर में, 35 में। कहाँ से कहाँ तक सेक्शन, सेक्शन 478 से लेके सेक्शन 496। सेक्शन 478 सीआरपीसी में क्या था, 436 था। किस बारे में बात करता है, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, यानी कि बेल इन बेलेबल ऑफेंस के बारे में ये सेक्शन बात करता है। क्लॉज 1 क्या कहता है, व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट। अगर कोई भी व्यक्ति है बट वो व्यक्ति क्या नहीं होना चाहिए, अक्यूज नहीं होना चाहिए, किस चीज़ का, नॉन बेलेबल ऑफेंस का अक्यूज नहीं होना चाहिए। अगर उसे अरेस्ट करा गया है, डिटेन करा गया है विदाउट वारंट ऑफिसर के द्वारा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और अपीयर और ब्रॉट बिफोर द कोर्ट एंड इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम व्हाइल इन द कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर, यानी कि कस्टडी के टाइम पे उस ऑफिसर के पास, या किसी भी स्टेज में, कौन सी स्टेज, किसी स्टेज, कोर्ट प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज में उस व्यक्ति को बेल दी जा सकती है। सच पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल, शैल लिखा है यानी कि मैंडेटरी है, उसे रिलीज करा ही करा जाएगा। प्रोवाइजो क्या कहता है, दैट सच ऑफिसर और कोर्ट इफ ही और इफ थिंग्स फिट मे and shall if such person is indigent and is unable to furnish surety। अगर व्यक्ति क्या है, इंडिजेंट है, वो श्योरिटी फर्निश नहीं करा जा रहा, मतलब यानी कि वो फर्निश करने के लिए अनेबल है, यानी कि आप तो मैंने बता रखा है इंडिजेंट का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है ना, उसकी कोई श्योरिटी नहीं दे रहा, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, बिल्कुल सही, उसे उसके पर्सनल बॉन्ड पे डिस्चार्ज किया जा सकता है।
एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इंडिजेंट पर्सन कौन होता है, जो व्यक्ति क्या नहीं कर पा रहा, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा बेल बॉन्ड। क्लियर, यहाँ लिखा हुआ है अनेबल टू गिव बेल बॉन्ड विद इन अ वीक, कब से, जिस दिन से वो अरेस्ट हुआ है, डेट ऑफ हिज अरेस्ट। क्लियर, तो ये सफिशिएंट ग्राउंड है कि कोर्ट और पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को क्या अज्यूम करेंगे, यानी कि प्रिज्यूम करेंगे, बिल्कुल सही, इंडिजेंट पर्सन। क्लियर, इस प्रोवाइजो की है। आगे चलते हैं, क्लॉज 2 क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1, यानी कि सबसेक्शन 1 में कुछ भी कहा गया हो वो हम सबसेक्शन 2 में नहीं देख रहे, यानी कि क्लॉज 2 में नहीं देख रही। वेयर अ पर्सन has failed to comply with the condition of the bond or bail bond as regards the time and the place of attendance, court may refuse him on bail, यानी कि to release him on bail, यानी कि कोर्ट क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं अगर क्या कर रहे हैं, व्यक्ति क्या कर रहे हैं, फेल्ड हो रहे हैं किस चीज़ को कंप्लाई करने में, कंडीशंस को कंप्लाई करने में, कौन सी, बॉन्ड की या बेल बॉन्ड की कंडीशंस। ये आगे चलते हैं, देखिए इस चीज़ को और समझ लें, इसमें चेंज भी आया है, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड, यानी कि मैक्सिमम पीरियड क्या होगा, अंडर ट्रायल प्रिजनर का मैक्सिमम पीरियड क्या है कि जितने समय के लिए उन्हें डिटेन करा जा सकता है। क्लियर, अंडर ट्रायल प्रिजनर यानी कि वो प्रिजनर जिनका ट्रायल चल रहा हो, कोई भी व्यक्ति है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, इंक्वायरी के टाइम पे या ट्रायल के टाइम पे उसका कुछ भी चल रहा हो, यानी कि ए व्यक्ति है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। आगे देखते हैं, उसने डिटेंशन, उसका डिटेंशन करा गया है और उसने अंडरगोन डिटेंशन का मतलब क्या होता है, यानी कि एग्जांपल से समझे इस चीज को, एक व्यक्ति है ए, उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस करा है जिसकी पनिशमेंट कितनी थी, 3 साल। क्या इसे डिटेन करा गया है, ये किस में है, डिटेंशन में है, डिटेन करा गया किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, जुडिशियल कस्टडी में या आपकी पुलिस कस्टडी में, ये व्यक्ति जो उसका टाइम है, उसका केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, ये ट्रायल, यानी किसी भी स्टेज पे हो सकता है केस, आपका केस इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल की किसी भी स्टेज पे है और ये व्यक्ति कहाँ है, डिटेन करा गया है, कितने टाइम के लिए, लेट्स सपोज इसे हमने 2 साल के लिए डिटेन कर चुके हैं, तो यहाँ इस पर राइट है कि इसे रिलीज करा जाए। इसकी जो पनिशमेंट है, जिसने ये ऑफेंस करा, यानी कि ए ने जो ऑफेंस करा, उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट से आप क्या नहीं रख सकते, ज़्यादा नहीं रख सकते, यानी कि 1.5 साल से ज़्यादा ए को डिटेन नहीं करा जाएगा। आप समझे, एक और बार देखते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन, यानी कि वो पीरियड, वो मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है, किसी हम अंडर ट्रायल प्रिजनर को क्या कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। पहले किस सेक्शन में था, 436 कैपिटल ए में, अब किस में है, 479 में है। क्या कहता है क्लॉज 1, कोई भी व्यक्ति है किस पीरियड के टाइम पे, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे या इंक्वायरी के टाइम पे या ट्रायल के टाइम पे, और उसने उसका डिटेंशन हुआ है और वो पीरियड कितना है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हो, अप टू 1 हाफ। अगर 1 हाफ से ज़्यादा है तो उसके पास राइट है कि उसे कोर्ट क्या करेगी, रिलीज करेगी। शेल मीन्स मैंडेटरी। क्लियर, अब ये ऑफ दैट ऑफेंस का मतलब क्या है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ दैट ऑफेंस, यानी कि जो ऑफेंस ने कमिट करा है, लेट्स सपोज उसमें कौन सा ऑफेंस कमिट करा है, कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट करा है जिसकी पनिशमेंट क्या है, 2 ईयर्स है। क्लियर, अब ए व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस करा जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट क्या थी, 2 साल थी, उसे कितने पीरियड के लिए, कितना एक मैक्सिमम पीरियड कितने समय के लिए डिटेन कर सकते हैं, मैक्सिमम पीरियड कितना होगा, 1 ईयर, यानी कि जो पनिशमेंट जो उसने ऑफेंस करा है उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट से हम उसके आधे टाइम पीरियड के लिए, 1 हाफ पीरियड के लिए क्या कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते। बट ध्यान देने वाली बात यह क्या है, उस ऑफेंस की पनिशमेंट, वो ऑफेंस क्या नहीं होना चाहिए जिसकी पनिशमेंट क्या हो, डेथ पेनल्टी हो या LI हो। पहले हमारे 436 कैपिटल ए में क्या लिखा था, डेथ, LI नहीं लिखा था, लाइफ इम्प्रिजमेंट, ये चीज़ आपकी नहीं ऐड होनी है। गॉट इट, इतनी छोटी छोटी बारीकी वाली चीज़ें भी मैंने आप लोगों के लिए रख रखी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक नया प्रोवाइजो ऐड हुआ है, उसे देखते हैं।
अगर कोई भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, यानी कि वो ऐसा व्यक्ति है, एक कौन है जिसने पहली बार अपराध करा है, तो उसकी जो मैक्सिमम डिटेंशन होगी उसका 1/3 पीरियड के लिए आप डिटेन कर सकते हैं। यानी कि लेट्स सपोज 3 इयर्स की पनिशमेंट थी, एज पर मेन क्लॉज क्या था कि आप उसे 1.5 साल के लिए डिटेन कर सकते हैं व्यक्ति को। अगर ये जो व्यक्ति है ए, इसने पहली बार वो ऑफेंस करा है, यानी कि वो ऑफेंस मतलब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, इसने पहले कोई भी अपराध नहीं करा था, इसने पहली बार ये ऑफेंस कमिट करा है, तो इसका जो मैक्सिमम डिटेंशन होगा वो कितना हो जाएगा 1/3, यानी कि 1 ईयर। क्लियर? ये चीज नहीं ऐड ऑन हुई है। गॉट इट? आगे देखते हैं। आफ्टर हियरिंग पीपी, मजिस्ट्रेट order continue detention for a period longer than 1/2 or release him, record reasons in writing। यानी कि भाई पीपी यानी कि क्या, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सुना जाएगा, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि इस व्यक्ति का डिटेंशन रिक्वायर्ड है, यानी कि ए व्यक्ति को 1/2 या 1/3 पीरियड से क्या करना है, ज़्यादा डिटेन करना ज़रूरी है, तो क्या कर सकते हैं, उसे उससे ज़्यादा पीरियड भी डिटेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, 3 इयर्स था, मैक्सिमम डिटेंशन कितना कर सकते थे उस व्यक्ति का, 1.5 साल। बट मजिस्ट्रेट साहब को पीपी को सुनने के बाद, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपनी बात कही और मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगा कि इसका डिटेंशन ज़रूरी है, तो इसे इससे ज़्यादा भी डिटेन किया जा सकता है, यानी कि जो पीरियड है मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड, उससे ज़्यादा भी डिटेन किया जा सकता है। बट इस चीज़ के रीजंस मजिस्ट्रेट साहब को रिकॉर्ड करने होंगे राइटिंग में। गॉट इट? क्लॉज 3 देखते हैं क्या कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को नो पर्सन शैल बी डिटेन मोर देन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ दैट ऑफेंस, यानी कि जो उसने ऑफेंस कमिट करा है उसकी जितनी पनिशमेंट है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते। एग्जांपल वही समझते हैं, हमारे भाई साहब जी ए गए, इन्हें कोई ऐसा ऑफेंस करा है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट क्या 3 साल, अब इसका डिटेंशन पीरियड हो गया 4 साल। ऐसे नहीं हो सकता, यानी कि जो उसने ऑफेंस करा है आपने उस पीरियड से ज़्यादा उसे डिटेन कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? एक्सप्लेनेशन को समझे। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ द डिटेंशन, डिले इन द प्रोसीडिंग कॉज्ड बाय द अक्यूज, यानी कि कोई भी डिले हुई है प्रोसीडिंग्स में, किसकी वजह से, अक्यूज की वजह से, तो उसे एक्सक्लूड करा जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1 या थर्ड प्रोवाइज दो। क्लियर? 471 क्या कहता है, नॉट मोर देन 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस, यानी कि क्लॉज 1 क्या कहता था, किसी भी व्यक्ति को एक उसकी पनिशमेंट की जो उसने ऑफेंस करा है उसकी जो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है उसके 1/2 से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। थर्ड प्रोवाइजो क्या कहता था, जो मैक्सिमम पनिशमेंट था उसके ऑफेंस की, उससे ज़्यादा आप किसी भी व्यक्ति को डिटेन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 ईयर्स है तो 3 ईयर्स से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को डिटेन नहीं कर सकते। क्लॉज 2 क्या कहता है, न्यू ऐड हुआ है हमारा, क्या कहता है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल किसकी चल रही हो, इन मोर देन 1 ऑफेंस, यानी कि एक ऑफेंस से ज्यादा ऑफेंस के लिए क्या चल रहा हो, इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, ट्रायल चल रहा हो या इंक्वायरी चल रही हो, या और मल्टीपल केसेस आर पेंडिंग अगेंस्ट अ पर्सन, यानी कि ए ने क्या करे हो भाई, 3 ऑफेंस करे, ऑफेंस नंबर 1, ऑफेंस नंबर 2, ऑफेंस नंबर 3। क्लियर? अब इसकी डिटेंशन पीरियड कितना था, मैक्सिमम इसने जो ऑफेंस करा उसकी पनिशमेंट क्या, 3 ईयर्स है। ठीक है, तीनों की 3-3 साल है, 3 या 4 है, तो अब इनका 1/2 करते हैं 1.5 साल। तो ये कह रहा था हमारा क्लोज वर्क, इसे भी नहीं मानेंगे। ये 3 साल इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है, इससे ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकता, इस चीज़ को भी नहीं मानेंगे। कब? जब उसने कोई ऐसा ऑफेंस करा जिसमें क्या है, इन मोर देन 1 ऑफेंस, इसने एक से ज़्यादा ऑफेंस करे हो, या इस पर मल्टीपल केसेस क्या हो, पेंडिंग हो, यानी कि एक के अगेंस्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो ये सिचुएशन जो हमने बताई थी वो एप्लीकेबल नहीं होगी। आगे चलते हैं, उसे हम रिलीज नहीं करेंगे बेल पे। क्या? शैल नॉट बी, शैल मैंडेटरी है, उसे रिलीज नहीं करा जाएगा कोर्ट के द्वारा। क्लॉज 3 क्या है, ये भी नया है, इसे भी देखते हैं। जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, यानी कि जेल के जो सुपरिटेंडेंट है वो क्या करेंगे, शैल फोर्थविथ मेक एन एप्लीकेशन, शैल मीन्स मैंडेटरी। क्लियर? और फोर्थविथ मतलब क्या था, इमीडिएटली। क्लियर? कोर्ट को क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, किसकी, अभी मैं बताता हूँ, फॉर रिलीज of such person on bail where the accused person is detained on completion 1/2 और 1/3 period, यानी कि ये जो व्यक्ति है accused है उसने 1/2 या 1/3 पीरियड क्या कर दिया है, डिटेंशन में कंप्लीट कर दिया है। इस चीज़ की इंफॉर्मेशन, इस चीज़ की
कि उसने जेल में, यानी कि उस व्यक्ति ने इतनी डिटेंशन कंप्लीट कर चुका है, ऑफेंस करा था 3 साल का, वो 1.5 साल जेल में रह चुका है, क्लियर, वो 1 साल जेल में रह चुका है। ये इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किसे देंगे, ये इन्फॉर्मेशन किसे देंगे, फॉरवर्ड करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे किसे, कोर्ट को बताएंगे कि इस व्यक्ति ने इतना डिटेंशन कंप्लीट कर चुका है, अब आप इस व्यक्ति को क्या कर दीजिए, बेल पे रिलीज कर दीजिए। गॉट इट, ये भी हमारा न्यू प्रोविजन ऐड ऑन हुआ है, क्लियर। आगे चलते हैं, अब एक बार बेयर एक्ट से देख लेते हैं। 479 किस बारे में बात करता है, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजन कैन बी डिटेन, जो पहले 436 कैपिटल ए था, वेयर अ पर्सन हैज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, यानी कि व्यक्ति किस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या ट्रायल के टाइम पे और उसे डिटेन करा गया है, बट ऑफेंस क्या नहीं होना चाहिए, जिसकी डेथ हो या एलआई पनिशमेंट हो। एलआई वाला न्यू चीज़ हमारी ऐड ऑन हुई है, और उसने डिटेंशन पीरियड अंडरगोन कर लिया है, कितना, अप टू 1/2, यानी कि 1/2, है ना। अगर उसने इतना पीरियड क्या कर लिया, डिटेन कर लिया, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। ये 1/2 किसका बारे में बात कर रहे हैं, जो उसने ऑफेंस करा उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट का। लेट्स सपोज उसने 10 साल का कोई ऐसा ऑफेंस करा जिसकी पनिशमेंट क्या है, मैक्सिमम 10 ईयर्स है, तो इसका 1/2 निकालेंगे आप, कितना हो गया 1/2, बिल्कुल सही, 5, यानी कि 5 साल, और 5 साल में यानी कि उस व्यक्ति का जो डिटेंशन है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। गॉट इट। आगे चलते हैं, प्रोवाइजो भी नया ऐड ऑन हुआ है, ये भी मैंने आपको बताया। अगर वो व्यक्ति क्या है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, वो व्यक्ति क्या है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ए व्यक्ति ने कोई ऑफेंस करा, 3 साल है, उसने पहली बार कोई भी ऑफेंस करा है, तो उसका 1/3 हो जाएगा, 1/3 ऑफ दैट ऑफेंस जो उसने करा है, उसका मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल थी, तो कितना हो गया, 1 ईयर्स, तो 1 ईयर से ज़्यादा उसे डिटेन नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि देखिए कोर्ट में आफ्टर हियरिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड फॉर रीजन बी रिकॉर्डेड बाय इट इन राइटिंग ऑर्डर द कंटिन्यूड डिटेंशन ऑफ सच पर्सन फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 1/2 और रिलीज हिम ऑन बेल बॉन्ड इंस्टेड ऑफ हिज बॉन्ड, यानी कि कोर्ट को अगर पीपी के द्वारा, यानी कि पीपी ने कोई चीज़ कही है, उस हियरिंग में उन्हें लगता है, आफ्टर हियरिंग ऑफ पीपी, और सुनने के बाद, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का जो डिटेंशन है एक 1/2 से क्या होना चाहिए 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, या उन्हें उनके बॉन्ड में की जगह बेल बॉन्ड पे रिलीज करना चाहिए। ये चीज़ उन्हें ऐसे लगती है तो वो क्या करेंगे, वो चीज़ करेंगे, बट इस चीज़ के जो रीजंस हैं वो राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे। गॉट इट। आगे चलते हैं, थर्ड क्या कहता है, हमने अभी देखा था, नो सच पर्सन शैल बी in any case detained during the period of investigation inquiry more than the maximum period of imprisonment provided for the said offense, यानी कि ए व्यक्ति ने जो ऑफेंस करा है उस ऑफेंस की जो मैक्सिमम पीरियड है पनिशमेंट का, उससे ज़्यादा उसे डिटेन नहीं करा जा सकता। यानी कि अगर 10 साल उसने कोई ऐसा ऑफेंस करा जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 10 ईयर्स है, तो उसे ऐसा नहीं है कि 11 साल तक आपने डिटेन नहीं कर रखा है। समझ गए। क्लॉज 2 और क्लॉज 3 दोनों ही नए ऐड ऑन हुए, दोनों ही मैंने आपको बताए थे। एक बार देख लेते हैं क्या कहते हैं। क्या कहता है क्लॉज 2, सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो या थर्ड प्रोवाइजर में कुछ भी लिखा हो। सबसेक्शन 1 किस बारे में बात करता है, 1/2 के बारे में बात करता है, और थर्ड प्रोवाइजर किस बारे में बात करता है कि जो उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट है उससे ज़्यादा डिटेन नहीं करा जा सकता। बट ये हमारा क्लॉज 2 कहता है उस पर्सन को डिटेन करा जा सकता है 1/2 से भी ज़्यादा, यानी कि 1/2 से भी ज़्यादा, और उस ऑफेंस की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उससे भी ज़्यादा उसे डिटेन करा जा सकता है। कब, अगर उसने क्या करा हो, एक से ज़्यादा ऑफेंसेस करे हो या मल्टीपल केसेस उसके ऊपर पेंडिंग हो। क्लियर, एक ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, इस सिचुएशन में इसे 1/2 से भी ज़्यादा और उसके मैक्सिमम पीरियड की डिटेंशन से भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। क्लियर। आगे क्या देखते हैं, थर्ड क्लॉज क्या कहता है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल हैं वो क्या करेंगे, जिस भी अक्यूज ने अपना वो पीरियड 1/2 1/3 क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन किसे कर देंगे, मैंडेटरी है कि वो क्या करेंगे, मेक एन एप्लीकेशन इन राइटिंग, किसे, कोर्ट में राइटिंग में एप्लीकेशन देंगे कि इस व्यक्ति ने कंप्लीट कर दिया, इस व्यक्ति को क्या करा जाए, रिलीज करा जाए बेल पे। होपफुली आप सभी को आज की वीडियो में जो टॉपिक समझाया गया है 478 बेल इन बेलेबल ऑफेंस एंड 479 यानी कि मैक्सिमम पीरियड किसका, अंडर ट्रायल प्रिजनर का, जो क्या है, डिटेंशन पीरियड। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन पीरियड ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर, ये दोनों ही टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, बेल इन
नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, यानी कि बेल का कंसेप्ट किसने, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ने। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप सभी लोग प्लीज़ विदाउट हेजिटेट मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूजर नेम आप सभी को स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी को स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो आप मेरे से वहाँ कनेक्ट होइए, अपनी क्वेरीज हैं, कोई भी सजेशंस हैं वीडियो के रिगार्डिंग कि सर आप इस तरीके से वीडियोस बनाइए, इस टॉपिक पे बनाइए, मतलब कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप फ्री हैं, आपका राइट है। आप इस चैनल में आप मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो आपका राइट है, अधिकार है आपका कि आप अपने मुझे सजेशंस दे सकते हैं। आप मुझे कुछ चीज़ बतानी हो, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उस सब चीज़ों को क्लियर करूँ और जो भी आपके सजेशंस हैं उन्हें कंसिडर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।